हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, पदों में फिलहाल के लिए कोई परिवर्तन नहीं है। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 300 पोस्ट के लिए वही है, लेकिन इसके अलावा यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात छोड़ दें तो बाकी का जो कुछ है उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। उसको लाइन बाय लाइन हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा जो इस बार जो सबसे पहला जो चेंजेस है वो 3 चीजों पर हुआ है। पहला तो हुआ है सिलेबस में चेंज। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है उस पर बात करते हैं। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें 150 क्वेश्चंस थे और इस बार के नोटिफिकेशन में दोस्तों 100 क्वेश्चंस हैं। और तीसरा जो है टाइमिंग, लास्ट नोटिफिकेशन में टाइमिंग थी 3 घंटे की और जो इस बार जो नोटिफिकेशन है इसमें टाइमिंग है 2 घंटे की। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देखा होगा। द सीजीपीएससी कोच आपके इस छात्रावास की तैयारी में आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कंप्लीटली फ्री कोर्सेस आप लोगों के लिए ला रहा है। डेली बेसिस पे आप लोगों को कंप्यूटर, मैथ्स और बाल मनोविज्ञान के लिए आप लोगों को पहले लेक्चर्स मिलेंगे। धीरे धीरे हम इन पे आगे बढ़ेंगे। जैसे ये सिलेबस हमारा कवर होगा, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग आप लोगों का जीएस का पोर्शन बचेगा, आपका लैंग्वेज का पोर्शन बचेगा, हिंदी का, इंग्लिश का, उसको भी हम कवर कराएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कंप्यूटर पर, जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर पर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम कंप्यूटर पर पहले बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के सिलेबस में तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, या हम कहें चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस हो गया है वो हो गया है जो पिछले नोटिफिकेशन में कंप्यूटर 50 नंबर का था वो इस बार 30 नंबर का हो गया है। ठीक है, और इस जो 50 नंबर से 30 नंबर पे आ गया है, और साथ में सेकंड जो आपको इस 30 नंबर में से 15 नंबर दिया है क्वालिफाइंग। अगर यदि आप इस कंप्यूटर के 30 में से 15 नंबर नहीं लाते हैं, बाकी पोर्शन में आप चाहे मन जितना भी नंबर लेकर के आ जाएं, आपके नंबर काउंटिंग नहीं होगा, आपका रिजल्ट इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि ना केवल हमको कंप्यूटर में मार्क्स स्कोर करना है, दूसरा हमको वो 15 नंबर किसी भी हालत में क्वालिफाइंग करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा कुछ अब इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे अपने क्लास की मूव करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारी जो क्लास होगी वो किसी भी आम वीडियो की तरह या किसी बुक की फोटो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मैं अपनी हर एक क्लास में ये कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप कोई भी एक क्लास अटेंड करते हैं तो उससे एटलीस्ट आप लोगों को 1 से 2 नंबर आप लोगों के वहां से निकले। हो सकता है दोस्तों कई क्लास से आपको इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट यदि आप एक क्लास भी अटेंड करते हैं ना दोस्तों, तो वहां से एक नंबर श्योर 100% आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। इस तरह से मैंने अपनी क्लास को कंपाइल किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। हम जो अपनी शुरुआत करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझते हैं ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, डेफिनेशंस, क्या परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंतर्गत क्या, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर शब्द के फुल फॉर्म बताइए, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा पूछ लेगा, वेब ब्राउजर की परिभाषा पूछ लेगा, सर्च इंजन की परिभाषा पूछ लेगा। तो हमको कंप्यूटर में जितने भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जितने भी हमारे सामने कंप्यूटर में शब्दावलियां आती हैं, हमसे डायरेक्टली एग्जाम में उनकी परिभाषाएं हमसे पूछ लेता है। तो हम पहले उनको कवर करेंगे। सेकेंड हम क्या देखेंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या मुख्य घटक, मुख्य घटक, कंप्यूटर के मुख्य घटक। मेन कंपोनेंट्स में क्या, आपका सीपीयू आता है, मदरबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक एक करके एक एक क्लास में अलग अलग, मैं आप लोगों को हर एक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग क्लासेस दूंगा, ताकि एग्जाम में इस बार बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आ जाए। इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूं। बस करना क्या है, आप लोगों को बस क्लास, डेली क्लास अटेंड करना है, तो क्लास के अंत तक आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या देखेंगे,
थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं देख लेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास, किस तरह से पहली बार एक मैकेनिकल डिवाइस को, एक एक मैकेनिकल डिवाइस थी, कैलकुलेटिंग मैकेनिकल डिवाइस को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में उसको आगे बढ़ाया गया, फिर कैसे उसके साइज में परिवर्तन देखने को मिला, धीरे धीरे उसमें सॉफ्टवेयर है ना, हार्डवेयर अपडेट्स हुए। तो कंप्यूटर का एक इतिहास, जैसे कि एक मानव प्रजाति का इतिहास होता है, हमारा भी क्या क्रमिक विकास हुआ है, आदि मानव से लेके होमो सेपियंस से लेके आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं मनुष्य जाति का भी क्रमिक विकास हुआ है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक क्रमिक विकास क्रम देखा गया है, ठीक है। तो उसमें हम, वो क्या होगा आपका कंप्यूटर का इतिहास, इसको देखेंगे। इसके बाद में लास्ट हमारा जो आपका कंप्यूटर के सामान्य परिचय के अंतर्गत जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरेशन, है ना, जनरेशन क्या, पीढ़ी। तो कंप्यूटर को उसके विकास के क्रम के अनुसार, डेवलपमेंट ईयर्स, डेवलपमेंट के अनुसार उसको कितनी कैटेगरी में बांटा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो आज वर्तमान में मैं आप लोगों को बतला दूं, जो हम जिस पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि आने वाली कक्षाओं में, आने वाले लेक्चर्स में हम इन पर अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए, तो हम आज बिल्कुल बेसिक क्लास ले रहे हैं कंप्यूटर पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आप बुक से पढ़ सकते हैं वो आपको मैं यहां नहीं पढ़ाने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कौन सा ऐसा टॉपिक है, उस टॉपिक से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है, जहां से आपको फंसाता है, मैं सिर्फ उसी पे डिस्कशन करूंगा, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखूंगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को उतना ही बताऊं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज हमने बहुत बेसिक से स्टार्टिंग की है कि कंप्यूटर होता क्या है, समझिएगा। हमारे सामने क्या आ गया, कंप्यूटर। चलिए देखिए, कंप्यूटर शब्द से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि कंप्यूटर शब्द का जो है उत्पत्ति कहां से हुई, आखिर ये शब्द जो है कंप्यूटर जो आपको देखने को मिल रहा है ये शब्द आया कहां से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप बताएंगे सर कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कंप्यूट शब्द से। इस कंप्यूट का अर्थ, मतलब इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, क्या, कैलकुलेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये जो कंप्यूट शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, क्या ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्या ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्तों कई एग्जाम्स में इस पर कंफ्लिक्ट रहा है, लेकिन जो हमारा व्यापम है, हमारा व्यापम बोर्ड है जो, वो जिस आंसर को लेता है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कंप्यूट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, किसका, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। कई एग्जाम्स में, हमारे व्यापम में तो विशेषकर नहीं ना सीजीपीएससी में, लेकिन अदर स्टेट्स में ये देखा गया है कि इस कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है, इसको उसने अंग्रेजी भाषा लिया है। पर हमारे व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर लिया है ग्रीक भाषा, ओके। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना, और यह किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा होता है सर क्या ये कंप्यूटर शब्द का कोई फुल फॉर्म होता है कि अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए जो इसके जितने भी इसमें लेटर, कंप्यूटर शब्द में जितने भी लेटर यूज हुए हैं इनका एक कोडिंग दी गई है। हो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो जनरली एग्जाम में जो कई बार पूछा गया है, जिसको मान्यता प्राप्त है, वो मैं आपको बताता हूं। तो कंप्यूटर शब्द का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। सी से कॉमन हो गया, ओ से ऑपरेटिंग हो गया, एम से मशीन हो गया, पी से होगा पर्पसली, क्या, कॉमन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्या हो गया, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन
पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर शब्द का क्या हो गया, पूर्ण रूप, फुल फॉर्म हो गया। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखी, उसका अर्थ देखा और कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म देखा। जो मैं आपको ये बता रहा हूं, सीधे जो मैंने क्लास को कंपाइल किया है वो इसी तरीके से किया है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी। ये तो हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लिया, कंप्यूटर शब्द का अर्थ देख लिया। तो देखिए कंप्यूटर की जो परिभाषा है, जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या करता है, निर्देशों के सेट के नियंत्रण में डाटा को स्वीकार करता है, संग्रहित करता है और संसाधित करता है। कहने का मतलब जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। क्या करता है, निर्देशों के सेट, मतलब दिए गए हमने 1 2 3 4 कुछ निर्देश दिए, तो उन निर्देशों के सेट को के नियंत्रण में, के कंट्रोल में डाटा को, ये शब्द भी हम आगे समझने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डाटा। डाटा को स्वीकार करता है, कहने का मतलब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। संग्रहित तो क्या बोलेंगे, डाटा को फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। संसाधित का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। तो क्या करेगा, डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और उसको फिर प्रोसेस करता है। तो ये तो हमने कंप्यूटर का क्या देख लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। और इसके बाद में आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो देखिए जो कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र, ये व्यापक में तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कार्य क्षेत्र है, ठीक है। आपको शिक्षा देगा, चिकित्सा देगा, कृषि देगा, अनुसंधान देगा। जब कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको उपरोक्त सभी, मैं नहीं कहता हूं कि हर बार, लेकिन आपको उपरोक्त सभी टिक करके आना है। कारण यह है कि कंप्यूटर का आज की डेट में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज ना होता हो, ठीक है। ये क्या हो गया, कंप्यूटर का फील्ड, मतलब कंप्यूटर के प्रयोग कहां कहां किस किस क्षेत्र में होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, तो कंप्यूटर का उपयोग तो क्या होता है, कैलकुलेशन पे होता है, गेम खेलने के लिए भी आप कंप्यूटर का प्रयोग करते ही करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, मेडिकल लाइन में करते हैं। तो आज की डेट पे ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। कॉलेज है, बैंक है, रेलवे स्टेशन है ना, टिकट बुकिंग करने के लिए हर एक जगह आजकल कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ओके, तो यदि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र, मतलब निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का उपयोग है, तो जनरली वो आपको 2 3 ऑप्शन देगा, साथ में देगा उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी टिक मार के आना है, ध्यान देना है। लेकिन वहां पास जनरली इसका आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आज की डेट में हो ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहां से क्या है। अब आता है डाटा प्रोसेस साइकिल। ये डाटा प्रोसेस साइकिल क्या होता है, डाटा प्रोसेस साइकिल का मतलब ये है कि कंप्यूटर से आप करवाना क्या चाहते हैं, कंप्यूटर करके क्या देगा आपको। कंप्यूटर हमने बनाया ही क्यों, देखिए छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हम करते थे, पर जैसी बड़ी कैलकुलेशन आई क्या कर पाते थे, नहीं। क्या समय पे कर पाते थे, नहीं। क्या एक्यूरेसी थी हमारे अंदर, नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो ये जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है, ये और कुछ नहीं है, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो आपसे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का आप इसका अर्थ निकालें तो कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर के मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, या आप इसको एक शब्द और एग्जाम में पूछता है ना, क्या, मूलभूत कार्य। मूलभूत, ये हिंदी में क्या करता है, देखिए इंग्लिश में तो एक ही शब्द रहते हैं, हिंदी में तरह तरह के शब्द निकालता है ना। मूल सिद्धांत, मूलभूत कार्य, मुख्य कार्य, तो मूलभूत कार्य, फंडामेंटल। तो कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क क्या है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को ही कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क बोलते हैं, मुख्य कार्य। क्या होता है देखिएगा, पहला हमने क्या देखा, इनपुट, समझते जाइएगा आराम से, बिल्कुल क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है प्रोसेसिंग, फिर क्या है आउटपुट, और फिर चौथे नंबर पे क्या है, स्टोरेज। यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं वो 4 चरणों में होते हैं। कितना, पहला आपका इनपुट, दूसरा आपका प्रोसेस, तीसरे नंबर पर आउटपुट और चौथे नंबर पर क्या, आपका स्टोरेज।
डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा है, मुझे एग्जाम तो याद नहीं आ रहा है, पर डायरेक्टली यहां से पूछा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य कितने चरणों में संपन्न होता है। तो आप बताएंगे सर 4 चरणों में होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, चलिए अब आपसे पूछ लेता है कई बार कि जो कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है उसका क्रम क्या है। तो जो ये लिखा हुआ है यही इसका क्रम होता है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए मैंने लिखा ना 1 2 3 4, तो सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद में क्या होगा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में क्या होगा आउटपुट, और आउटपुट के बाद में क्या होगा स्टोरेज। पहली चीज तो ये हो गई। तो हमको क्या मालूम चल गया यहां से कि जो कंप्यूटर का जो मूलभूत कार्य है, जो कंप्यूटर का मेन काम है वो क्या है, 4 चरणों में होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, अब देखते हैं ये इनपुट क्या होता है। तो पूछता है आपसे एग्जाम में कि कंप्यूटर में जो आप इनपुट देते हो तो इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो आप बताएंगे सर कंप्यूटर में जो इनपुट होता है ना वो होता है क्या, आपका डाटा। क्या? डाटा। ठीक है, ये डाटा क्या होता है, यदि आप डाटा को शुद्ध हिंदी में समझें तो डाटा का अर्थ होता है क्या, आंकड़े। डाटा अर्थात क्या, आंकड़े। और आंकड़े भी कैसे, कैसे आंकड़े, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। कैसे आंकड़े मिलेंगे आपको, अव्यवस्थित आंकड़े। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये डाटा है क्या, और ये डाटा देगा कौन, कंप्यूटर से काम कौन ले रहा है, कंप्यूटर का उपयोगकर्ता अर्थात क्या, यूजर। तो कंप्यूटर को डाटा कौन फिट करवाएगा, कंप्यूटर को काम कौन देगा, कंप्यूटर को निर्देश कौन देगा, यूजर देगा। तो कंप्यूटर को इनपुट कौन देता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है यूजर। कौन, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को क्या देगा, इनपुट देगा। और ये जो इनपुट है ये कितने तरह के हो सकते हैं, तो दोस्तों बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है। इनपुट जो होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं, समझिएगा। एक तो होता है आपका क्या, देखिएगा, एक तो आपका होता है न्यूमेरिक, जो आपका डाटा होता है पहला होता है न्यूमेरिक, और दूसरा होता है अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक। डाटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अंकीय, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी आगे। ठीक है, तो वो उसमें हमारे पास क्या नंबर्स होंगे। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अल्फा और न्यूमेरिक अर्थात अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक्स भी होंगे। कहने का मतलब क्या, ए बी सी डी ये भी हो सकता है, साथ में क्या होंगे, नंबर होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद में सर कहेंगे क्या यही डाटा होता है, नहीं। इन दोनों को यदि हम मिला लें, इन दोनों को यदि हम मिला लें तो हमको एक्चुअल में डाटा के रूप में क्या दिखाई देता है। तो देखिए जो आपका डाटा होता है या हम कहें जो इनपुट्स होते हैं, तो वो जो आपका इनपुट डाटा होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो आप बताइएगा सर, वो हो सकता है टेक्स्ट के रूप में। जो आपका डाटा है वो कैसा, किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, लिखित फॉर्म में हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, आप कहेंगे सर ऑडियो, ऑडियो के रूप में आप निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हो। और क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे सर वीडियो। ठीक है, वीडियो हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो एक आता है ग्राफिक, है ना। कंप्यूटर, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राफिक का अर्थ क्या होता है। तो ग्राफिक का अर्थ होता है चित्र, चित्र। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से क्या डाटा है, कंप्यूटर में डाटा है, तो वो आपको दे देगा कुछ भी और साथ में चिपका देगा ग्राफिक्स। तो याद रखना ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर को दिया गया क्या है, एक इनपुट है, डाटा है। ठीक है, तो हमारा जो डाटा होगा, जो हमारा इनपुट होगा, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और ग्राफिक्स के फॉर्म में। अब और क्या बचता है, तो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आपका आता है, आपने आज की डेट पे सबसे अधिक सुनने को मिलता है, वो है क्या, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है। और अच्छी बात तो यह है कि हमारे व्यापक में पूछ भी चुका है। तो मल्टीमीडिया का अर्थ और कुछ नहीं, ऑडियो जो आपने देखा है ना, ये जो ऑडियो सुना है और ये वीडियो, ऑडियो और वीडियो के कंबाइन मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के हमारे क्या हो सकते हैं, इनपुट डाटा हो सकते हैं। ये इनपुट डाटा कैसा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है। कैसा डाटा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है। चलिए इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, प्रोसेस। तो हमने क्या दिया, कंप्यूटर को अव्यवस्थित
अव्यवस्थित को क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स। मैं यहां पास जितने भी शब्द, एक एक शब्द यहां पर जो लिख रहा हूं ना, यहां से प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सोच समझ के क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल भी आप लोगों का मैं समय खराब होने नहीं दूंगा। मेरी पूरी कोशिश है, ध्यान रखिएगा, पूरी कोशिश है। 15 नंबर मेरे टारगेट नहीं कि आप लोग 15 नंबर क्वालिफाई कर जाएं, या आपका 20 नंबर आए, या आपका 25 नंबर आए। मेरी अपनी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि 30 में 30 नंबर की तैयारी मैं आप लोगों की करवा दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो यहां पास क्या मैंने इसलिए भी आपसे कहा कि पूछता है कि रॉ फैक्ट्स का अर्थ क्या होता है। डाटा होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। तो डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़े, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट्स। अब आता है सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग। तो हमने क्या दिया? अव्यवस्थित आंकड़े दिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इनको प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं? देखिए, जो भी आपने डाटा दिया है, ये क्या करेगा? ये उसकी गणना करेगा। जो भी हमने इसको डाटा दिया है, ये कंप्यूटर क्या करेगा? उसकी गणना करेगा, अर्थात क्या? कैलकुलेशन। ठीक है, और क्या कर सकता है? जो हमने इसको डाटा दिया है, ये उसका वर्गीकरण, उसको अलग अलग वर्गों में बांट सकता है, अर्थात क्लासिफिकेशन कर सकता है उनका। ठीक है, और क्या कर सकता है? जो हमने अव्यवस्थित डाटा दिया है, उसको क्या कर सकता है? ये व्यवस्थित कर सकता है। ये हो गया, इसको क्या कर सकता है? ये कर सकता क्या है? करेगा, व्यवस्थित करेगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या बचा? अब आपने डाटा दिया है, तो ये डाटा को विश्लेषण, डाटा का कंप्यूटर क्या कर सकता है? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? डाटा को एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज, डाटा का एनालिसिस, डाटा का ये एनालिसिस भी कर सकता है। ठीक है, ये जो विश्लेषण है ना, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये आगे आपको एग्जाम में फंसा सकता है, इसलिए मैंने यहां पास मैं आपको ये इसको अलग से मार्क कर दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो कंप्यूटर जो उसको इनपुट मिला, उसने क्या किया? या कैलकुलेट करेगा, या उसको क्लासिफाई करेगा, उसको वर्गीकृत करेगा, या उसको व्यवस्थित करेगा, और या उसको एनालिसिस करेगा। अब ये सब काम कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग का काम पूरा हो गया। तो अगला स्टेप क्या आता है? आपका आउटपुट। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कंप्यूटर में जो आपका परिणाम है या आउटपुट है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको आप कहेंगे, जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सूचना। क्या? सूचना, अर्थात इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ओके, अब इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? हमने अव्यवस्थित डाटा दिया था, प्रोसेसिंग में उसको क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। तो जो हमको जो सूचना मिलेगी, जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो किस फॉर्म में मिलेगी? वो हमको व्यवस्थित फॉर्म में मिलेगी। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट में होता है, वो क्या होता है? आउटपुट जो मिलता है वो होता है प्रोसेस्ड। क्या होता है? प्रोसेस्ड डाटा होता है। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है? प्रोसेस्ड डाटा होता है। तो चलिए, अब 3 स्टेप हमने समझ लिया। हमने डाटा दिया, उसको प्रोसेस करवाया, और उसका आउटपुट हमने एज ए रिजल्ट ले लिया। अब क्या करेंगे? चौथे नंबर पे आता है क्या? जो भी आपको रिजल्ट मिला है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, इसको क्या करोगे आप? इसको आप करोगे स्टोर। तो बेसिकली कंप्यूटर के ये 4 काम होते हैं: डाटा का इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, उनका क्रम क्या है? उनका क्रम भी इनसे अनुसार रहेगा। कितने पार्ट में होता है? तो 4 पार्ट में होता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। ये हो गया डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, और कंप्यूटर के काम में मैंने आपको जहां पास रिमार्क करवाया है, वो क्या? विश्लेषण। इसको ध्यान में रखिएगा, देखते हैं आगे कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने देखा था कि इनपुटिंग तो था, आउटपुटिंग भी था और प्रोसेसिंग भी था। क्या आपने अभी कहीं सुना कि अंडरस्टैंडिंग था? जब मैंने आपको वो बताया कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या क्या काम करता है, तो वहां पास गणना कर रहा था, वर्गीकरण कर रहा था, डाटा का विश्लेषण कर रहा था, लेकिन कहीं आपने सुना अंडरस्टैंडिंग?
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार मैनी टाइम्स ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग, इसको हिंदी में हम कहेंगे क्या, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता। सपोज आपको आपकी मम्मी ने खाना लाके दिया, अभी आप कुछ काम में व्यस्त हो, आपकी खाना खाने की अभी इच्छा नहीं है या आपके पास में समय नहीं है, थोड़ी देर बाद क्या करोगे, आप अपनी समझ से खाना खा लोगे। मम्मी को दोबारा आके नहीं बोलना पड़ता जनरली, ठीक है, वो बाद में आके बोलती हैं, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन आप खाना खा लोगे। या आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको लगा कि आगे ब्रेकर आ गया, छोटा बच्चा आ गया, तो आप गाड़ी को रोक दोगे। तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि आपको करना क्या है। कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कंप्यूटर को आप जो काम दोगे, कंप्यूटर वही काम करेगा। कंप्यूटर को आप कहोगे गाड़ी चला, तो सिर्फ गाड़ी चलाएगा। आप उससे कहोगे गाड़ी चला और 1 किलोमीटर बाद में गाड़ी को रोक देना, तो वो उतना ही काम करेगा। उसके अंदर तत्काल तत्क्षण क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर जो निर्देश देते हैं सिर्फ वहीं तक होती है, कुछ नया डिसीजन वो अपने से नहीं ले सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा काम नहीं है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता है। और ये जो बुद्धिमत्ता होता है ना भाई, ये बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, बोलते हैं ना कि यार उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। तो आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है। कितना? कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है। चौंकिएगा मत, आप कहोगे सर एआई, आज की डेट पे सारे काम जो एआई कर रहा है, वो छोड़ दो। एआई को जितना भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी प्रोग्रामिंग की गई है, सिर्फ वहां तक के लिए सीमित है, कोई नए काम के लिए एआई सीमित नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है। और जब हम कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो साथ में हम कंप्यूटर की कमियां भी पढ़ते हैं। तो उसमें से एक कमी, सबसे बड़ी कमी यह है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, समझते हैं क्या, आंकड़े, सूचना, ज्ञान और अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में डाटा प्रोसेसिंग का सबसे उच्चतम स्तर क्या है। तो समझिएगा, अभी हमने क्या किया था कि कंप्यूटर को एक इनपुट दिया, तो इनपुट में हमने क्या, कंप्यूटर को डाटा दिया। डाटा से हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिली। क्या मिल गया हमको, इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपका डाटा है और ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, क्या, ये आपका डाटा और ये क्या हो गया, आपकी सूचना। ये डाटा और सूचना मिलके पता है क्या बनता है, इसी को हम कहते हैं ज्ञान। क्या बोलते हैं, ज्ञान। और ज्ञान का उच्चतम स्तर क्या होता है, ज्ञान का दोस्तों उच्चतम स्तर होता है, उसको हम बोलते हैं आईक्यू, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होता है, ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर होता है। बोलते हैं ना कि आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल का था। तो ज्ञान का उच्चतम स्तर क्या होता है, आईक्यू लेवल। ज्ञान किससे मिलकर बनता है, डाटा और इंफॉर्मेशन से, कि आपके पास में बहुत सारे तथ्य हैं और उनके संबंध में जानकारियां हैं। बोलते हैं ना कि अगला व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, उसको अगले सर को किसी सर को भूगोल का बहुत बड़ा ज्ञान है, तो उसके पास में क्या है, उसके पास में भूगोल से संबंधित सभी जानकारियां हैं, उसको बोलेंगे ज्ञान। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, तो क्या होगा, बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान। निम्न में डाटा प्रोसेसिंग का सबसे उच्चतम स्तर होता है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इसको क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता को हम क्या बोलते हैं, विजडम। इसी को बोलते हैं आईक्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, विजडम। मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है कि ना इंग्लिश मीडियम वाले को और ना हिंदी मीडियम वाले को, दोनों को ही ये जो क्लास में ना दिक्कत ना हो, दोनों के लिए क्लास कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए जहां जरूरत पड़ती है वहां इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, जहां जरूरत पड़ती है वहां हिंदी को रखा गया है, ठीक है मेरे भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्या है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है मतलब क्या, कंप्यूटर का रिजल्ट क्या होता है, कंप्यूटर का आउटपुट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या उत्पन्न होता है। इसी तरह से एग्जाम में क्या करता है, जब आपके बेसिक पोर्शन से, जब आपके कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो इजी होता है, सबको पता होता है।
तो वो खिलवाड़ करता है जो आपका व्यापम या पीएससी ना, तो वो भाषा के साथ में करता है। तो कोशिश करा करिए कि जब कभी आपको कंप्यूटर के प्रश्नों में भाषा संबंधी कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश वाले जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वहां जाके क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? डाटा, ये तो इनपुट होता है। मेमोरी, ये तो पोर्शन ही नहीं है हमारे प्रोसेसिंग का। स्टोरेज, स्टोरेज होता है लेकिन वो हमारा फाइनल थोड़ी ना है, आउटपुट। याद रखिएगा, इसको अधिकतर बच्चे या कुछ बच्चे हो सकता है कि स्टोरेज टिक करके आ जाए कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, और सर आपने बताया था कि कंप्यूटर का जो लास्ट स्टेज होता है वो स्टोरेज होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसीलिए क्वेश्चन ये जीपीएससी में पूछा भी है कि उत्पन्न हो गया मतलब क्या? रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया अर्थात क्या? आउटपुट। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको स्टोर करना चाहते हैं या स्टोर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको आउटपुट तो मिलना ही मिलना है। यदि आप डाटा इनपुट करवाए हो, प्रोसेस होने के बाद में आपको आउटपुट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको डाटा को स्टोर करना है या नहीं करना है, जैसा कि आप कई बार करते भी हैं। तो ठीक है, तो यहां पास आपको आंसर में क्या लेना है? आउटपुट को लेना है, स्टोरेज को आपको आंसर नहीं लेना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है? सीजीपीएससी व्यापम पटवारी का ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पटवारी में भी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आरआई में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका संयुक्त भर्ती में भी पूछ चुका है, और पता नहीं इसके अलावा कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। कैसे पूछ क्या रहा है? बस शब्द को पकड़िएगा, मुख्य क्रिया पूछ रहा है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कंप्यूटर की मुख्य क्रिया 4 स्टेप में होती है, इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। डाटा का संग्रहण अर्थात स्टोरेज। और हमसे क्या पूछा है कि मुख्य क्रिया नहीं है, तो स्टोरेज तो हमारा पार्ट था। डाटा का भंडारण, सॉरी यहां पास देखिएगा ना, देखिए डाटा का संग्रहण, संग्रहण मतलब क्या? डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना अर्थात क्या? इनपुट। डाटा को संग्रहित कर रहा है अर्थात क्या ले रहा है? वो डाटा को इनपुट ले रहा है। किसी भी चीज का संग्रहण कब होगा? जब आप उसको प्राप्त करोगे। तो डाटा का संग्रहण अर्थात डाटा का इनपुट। डाटा का भंडारण का मतलब आप समझते ही हैं, स्टोरेज। ठीक है, और क्या है आपके पास में? डाटा का विश्लेषण और डाटा का प्रोसेसिंग। तो अभी देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि प्रोसेसिंग के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको मैंने एक बताया था कि यहां पास रिमार्क कर लीजिए कि कंप्यूटर कौन सा काम करता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग के अंतर्गत विश्लेषण का काम करता है। अब क्या करें? यहां पास डाटा प्रोसेसिंग भी होती है और विश्लेषण भी होता है, तो आंसर क्या लें? समझिएगा, आपसे पूछा है मुख्य क्रिया कौन सी है, मूलभूत काम कौन सा है, तो आप मेरे को बताओ कि मूलभूत काम प्रोसेसिंग है कि विश्लेषण है? ये जो विश्लेषण का काम है, ये जो डाटा एनालिसिस का काम है, ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, ना कि कंप्यूटर का ये मेन काम है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य काम है वो प्रोसेसिंग है, ना कि विश्लेषण। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य काम नहीं है, तो उसको आप टिक करके आओगे, डाटा विश्लेषण। अधिकतर बुक में क्या करता है, डायरेक्टली लिख दिया है कि कंप्यूटर एनालिसिस का, डाटा एनालिसिस का, डाटा विश्लेषण का काम नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप गूगल में सर्च भी कर लेना, कंप्यूटर डाटा एनालिसिस करता है। लेकिन हमारा व्यापम जो है इसका आंसर क्यों नहीं लिया है, उसमें बिल्कुल सही किया है। वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य क्रिया कौन सी है। वो आपसे अन्य क्रिया की बात नहीं कर रहा है, वो आपसे फंडामेंटल वर्क की बात कर रहा है। तो यहां पास आंसर क्या होगा? डाटा विश्लेषण। और इसमें कोई संदेह भी आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है ना, ये आपको आपके आने वाले पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास में आज का। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? ये आपके हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न है, और ये तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि मैं कम से कम अपने वीडियो में आज ही 25 से 30 बार इस शब्द का प्रयोग कर चुका हूं। क्या कि क्या काम करता है कंप्यूटर? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और क्या? स्टोरेज। तो यहां आपको स्टोरेज नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको सीक्वेंस, ये आपसे क्रम पूछ रहा है, तो क्रम क्या होगा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धीरे धीरे करके आप लोग मेरे साथ
कम्युनिकेट हो जाएंगे। हो सकता है पहले दूसरे वीडियो में भाषा में कुछ दिक्कत आती है, कुछ शब्दों में दिक्कत आती है, इसकी आप लोग चिंता मत करिएगा। मेरी जो कोशिश है वो ये है, और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि आप बस 4-5 क्लास पढ़ के देखिए। जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा ना, बेसिक इंट्रोडक्शन, आप इसके बाद में ना कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक उठाकर देख लेना। यदि आपसे एक भी प्रश्न ऐसा हो कि ना बने तो आप कहिएगा सर कि आपने जो है पढ़ाया और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन या हमसे किसी ऑब्जेक्टिव बुक में क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दूसरी बात, ये जो सारा का सारा कंटेंट है ये आप लोगों को पूरी तरह से निःशुल्क, जब तक आप लोगों का सिलेबस पूरा खत्म नहीं होता तब तक आप लोगों को मिलेगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप चाहे किसी भी कोचिंग में या कहीं भी यूट्यूब में आप जाकर के देख लीजिए, इस लेवल का कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, CV here. Let me know if I can help. तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।